नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में पिछले महीने भर से हम दिल्ली विधानसभा चुनाव के लेकर चर्चा कर रहे थे और हम जो चर्चा कर रहे थे परिणाम भी लगभग उसी तरह से आए जो हमारी चर्चा में बातें निकल कर आ रही थी। लेकिन अब दिल्ली चुनाव खत्म हो चुका है, साप्ताहिक सभा वापस अपने पुराने जो अवतार कह लीजिए या जो पुराने स्वरूप में लौट चुका है। सप्ताह में हम एक दिन राजनीति की बात करेंगे और आज हम बात करेंगे इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे की, जो कि सी वोटर ने किया है। और इस मूड ऑफ द नेशन सर्वे के बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस बार साक्षात जुड़ रहे हैं यशवंत देशमुख स्टूडियो में, जो कि सी वोटर के फाउंडर हैं। तो यशवंत, आपसे तो वर्चुअली मुलाकात होती रहती है, लेकिन ये साक्षात मुलाकात है। हमारे दर्शकों को भी मैंने बता दिया ये बात। धन्यवाद। तो यशवंत, ये जो ट्रैकर आया है उसमें मुझे कोई बहुत चौंकाने वाला परिणाम इसलिए नहीं दिखा क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली, अपने दम पर बहुमत नहीं मिला। और उसके बाद में लेकिन जितने 5 विधानसभा चुनाव हुए, इसमें 3 विधानसभा चुनाव जो है, और जो बड़े वाले विधानसभा चुनाव आप कह सकते हैं कि हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सरकार बना ली, महाराष्ट्र में भी दोबारा बना ली, और दिल्ली में 28 साल बाद उनकी वापसी हो गई सरकार में। झारखंड और जम्मू कश्मीर में ज़रूर उन्हें निराशा हाथ लगी, जम्मू कश्मीर से ज़्यादा कहूँगा झारखंड में। तो अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला राहुल गांधी के साथ था, वो वापस क्या वहीं आ गया है जो 1 साल पहले था, या इन दोनों की लोकप्रियता में का जो अंतर है वो कम हुआ? क्योंकि आपके हिसाब से शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 51% लोग पसंद कर रहे हैं और राहुल गांधी को लगभग 24% या 25%। तो क्या ये फासला घटा है या ये उतना ही बना हुआ है? देखिए, जैसे आपने कहा कि बेसलाइन अगर 2024 का लोकसभा चुनाव माने, और उसको चूंकि हम लोग ने बहुत ज़्यादा एनालाइज किया, 400 पार के बड़े नारे लगे। हालांकि हम लोग बहुत क्लियर थे कि कहीं दूर दूर तक 400 पार नहीं है। जो हमारा मूड ऑफ द नेशन उसके पहले था वो 317 पे जाके रुका हुआ था, इसलिए वो इशू तो नहीं था। लेकिन हाँ, बीजेपी को जो झटका लगा था वो बीजेपी की अंदरूनी भितरघात, अंदरूनी समस्याओं, नेताओं की लड़ाई या एमपीज के नाकाम करने के कारण लगा था। वो झटका कोई इसलिए नहीं लगा था कि अपोजिशन बहुत रातों रात स्ट्रांग हो गया था। यही बात लोकसभा चुनाव के बाद में हमने रिजल्ट आने पे कही थी, और उसके बाद के विधानसभा चुनाव ने उसको दरअसल अंडरलाइन कर लिया, क्योंकि बीजेपी ने तुरंत सीख लिया। जहां पे वो अटके थे, नड्डा जी ने जैसे ही बोला कि हमको संघ की जरूरत नहीं है, तो मामला वो छितरा गया। और फिर उसके बाद में जिस तरीके से बीजेपी वापस संगठन की ओर गई, यहां तक कि इस लेवल तक संगठन की ओर गई कि अपने स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने एक तरह से लोक विधानसभा चुनाव के कैंपेन से पीछे की तरफ ही रखा, उनको फ्रंट पे नहीं रखा। ऐसे में वो कोर्स करेक्शन बहुत स्पीड में उन्होंने किया अपने। दूसरी तरफ विपक्ष का आप देखिए तो कांग्रेस की 99 सीटों को लोगों ने ऐसे एनालाइज करना शुरू कर दिया, खुद कांग्रेस के नेताओं ने भी, कि जैसे कि उनको 99 नहीं 199 आई। और बीजेपी की 240 को ऐसे एनालाइज करना शुरू किया जैसे 140 आई हूं, 240 ना आकर के। यानी संक्षेप में बोले तो लोकसभा चुनाव के बाद के जो 6 महीने थे, वो दरअसल नैरेटिव में ऐसा लगा कि हम 2024 की नहीं 2004 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, जब इंडिया शाइनिंग फेल हो गया था। उसमें लोग एक चीज भूल जाते हैं बार बार, अंक गणित अपनी जगह पे अंक गणित की तरह काम करता है। 2004 में जब अजीबोगरीब परिणाम आए थे, उसमें भी कांग्रेस के वोट शेयर बीजेपी से ज्यादा थे। आज की तारीख में 2024 में जब बीजेपी के अपेक्षाकृत वैसे परिणाम नहीं आए, सरकार उन्हीं की ही बनी लेकिन अपेक्षाकृत नहीं आए, तब भी बीजेपी के वोट कांग्रेस से लगभग 2 गुने तब भी पड़ रहे थे। तो ये एक मौलिक जनाधार का विषय था, जिसको मुझे लगता है कि शायद हमें आकलन ये करना भी चाहिए था कि कांग्रेस की 99 में कितनी सीटें उसकी खुद की हैं और कितनी सीटें जो है वो अपने सहयोगी दल के पराक्रम से मिली हैं, खुद के पराक्रम से नहीं मिली हैं। तो शायद वो ये धक्के इतने ज्यादा नहीं लगते। और अभी तो स्थिति ये है, क्योंकि इंडिया टुडे का कवर जो है वो बैक विद अ बैंग, मतलब बेसिकली बोले तो वापस वही जस का तस। खराब संस्कृत में एक लाइन लगेगी, लेकिन सच्चाई यही है, वो पुनर्मुष्को भव वाली जो कहानी होती है, उस तरीके से ऐसा अभी फिलहाल विपक्ष के नंबर, खासतौर पे कांग्रेस के नंबर के लिए लग रहा है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव देखिए, नैरेटिव लूज हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर उन्होंने हरियाणा जीता होता मिलिंद, तो नैरेटिव दूसरा होता।
अगर उन्होंने महाराष्ट्र जीता होता तो नैरेटिव दूसरा होता। अब दिल्ली में तो नैरेटिव ये शून्य पिछले शून्य से बेहतर है, ये नैरेटिव जनता को कितना समझ में आएगा आप बताइए। नहीं तो दिल्ली विधानसभा पर हमने काफ़ी विस्तार से बातचीत की थी यशवंत, लेकिन आपकी नज़र में क्या कारण रहा कि आम आदमी पार्टी हार गई चुनाव, जबकि लग रहा था कि वो मतलब जीत सकती है? और ये जो बात हो रही है कि कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी हार गई, या कांग्रेस इसी में खुशी मना रही है कि हमारा पिछली बार का ज़ीरो था लेकिन इस बार का ज़ीरो पिछली बार के ज़ीरो से बेहतर है, जबकि मुश्किल से 2-2.5% वोट बढ़ा है उनका। देखिए, मैं कांग्रेस को उतना बड़ा श्रेय नहीं देता हूं। इसका कारण उसका यह है कि जब 67-3 और 62-8 के थे तभी कांग्रेस के वोट इतने ही थे। इनफैक्ट जब 67-3 का स्कोर था तो कांग्रेस के वोट ज्यादा ही थे जी, आज जितने मिले। तो अगर उनके 10-12%, 8% पोल करने के बाद में भी आम आदमी पार्टी जीत रही थी तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी की हार में कोई कांग्रेस का योगदान है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो क्राइसिस में ये जरूर जोड़ा जाएगा कि 13 सीटें ऐसी हैं जहां पे वो 7 में मिलते तो 2 दूनी 4 हो जाता और ऐसा नहीं वैसा हो जाता, लेकिन मैं इसमें बहुत ज्यादा यकीन नहीं करता। मेरा मानना यह है कि आम आदमी पार्टी अपने खराब समय में भी 44% उन्होंने वोट पोल किए, ये बड़ी बात है। गेम जो पलटा है, देखिए गेम पलटा, कोई माने ना माने, लेकिन बजट के बाद में एक मिडिल क्लास को बाहर निकल के वोट डालने का जो एक उत्साहवर्धक कारण मिल गया, मुझे लगता है गेम उसमें पलटा है। मिडिल क्लास ने निकल के वोट डाले हैं और उसका बीजेपी को सीधा लाभ हुआ है, क्योंकि जेंडर गैप आपसे याद होगा, मैंने जिक्र किया था, महिलाओं ने अभी भी सीएसडीएस के भी डेटा में और हमारे डेटा में भी ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को दिया, दलितों ने ज्यादा दिया, मुसलमानों ने ज्यादा दिया, निम्न आय वर्ग ने ज्यादा दिया, इसीलिए उनके 44% वोट आए। अगर ये लोग वोट नहीं देते तो उनके 44% वोट क्यों भी आते? लेकिन जो टर्नआउट का इंपैक्ट हुआ वो हुआ। और दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी का दरअसल मिले नुकसान बहुत हुआ। मुझे लगता है कि इन द हाइंडसाइड वो लोग ये सोचेंगे कि हम एमसीडी नहीं जीतते तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि एमसीडी जब नहीं जीत रहे थे तब तक उनके पास में बीजेपी के सर पे ठीकरा फोड़ने के लिए एक था बहाना कि कूड़ा है सब एमसीडी दिल्ली बीजेपी की गलती है, पानी है, सीवेज है, जो भी है वो बोलो एमसीडी की गलती है। जब आप एमसीडी में भी आ गए तो अब नल से काला पानी आएगा, कूड़ा इकट्ठा होगा, नाली बजाएगी, सीवेज ओवरफ्लो करेगा, सारा ठीकरा आपके सर पे पड़ेगा। वही हुआ। मुझे लगता है सिविक जो इश्यूज थे, वो जिन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया, हमारे पोस्ट पोल सर्वे में आपने ध्यान दिया होगा, उसमें शीश महल कंट्रोवर्सी और मोदी की लोकप्रियता और बजट वो एक अलग विषय है, लेकिन करीबन 55% ऐसे लोग थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया। 100 में से 55 ऐसे थे जिन्होंने सिविक इश्यूज का नाम दिया। खराब पानी आना, गंदगी के ढेर इकट्ठे होना, सड़कों की स्थिति खराब होना, गलियों में नालियों की स्थिति खराब होना, ये उन्होंने सिविक इश्यूज बताए और वो सिविक इश्यूज ने आम आदमी पार्टी को परेशान किया। नहीं तो यशवंत, एक तो मान्यता, क्या ये डेटा भी यही कहता है कि दिल्ली में जिसकी एमसीडी होती है वो राज्य सरकार में चुनाव नहीं जीत पाता है। जब कम से कम भाजपा जब तक एमसीडी में रही तब तक उसकी सरकार नहीं बन पाई। बहरहाल हम दिल्ली से बाहर निकल के वापस राष्ट्रीय तस्वीर पर बात करते हैं। एक जो आपकी सर्वे में बात कही गई है, बल्कि 2 आंकड़े में पेश करना चाहता हूँ कि 64% लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन होना चाहिए, और उसमें भी जो पहले हम पिछले साल तक देखते थे कि नेता कौन होगा, उस पर भी निर्विवाद रूप से राहुल गांधी 23-24% के साथ आगे है। पहले ये नहीं होता था, अगर मान लीजिए बहुत कम अंतर था या राहुल गांधी बहुत नेचुरल चॉइस नहीं थे। तो अब जब महाराष्ट्र हार गए, हरियाणा हार गए, दिल्ली भी हार गए, तो ये इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या लगता है आपको? देखिए, 2/3 देश की जनता मानती है कि इंडिया गठबंधन होना चाहिए। 2/3 वोट तो इंडिया गठबंधन को नहीं पड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? बड़ी तादाद में भाजपा के भी समर्थक ये मानते हैं कि देश को एक अच्छे विपक्ष की जरूरत है। हर कोई चाहता है। लोकतंत्र में मिलिंद कौन ऐसा है जो अच्छा विपक्ष नहीं चाहता? क्योंकि अगर विपक्ष अच्छा नहीं हुआ तो सत्ताधारी लोगों को तो छुट्टे सांड की तरह से खुली छूट मिल जाती है। हर कोई चाहता है। प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं कि अच्छा विपक्ष होता है तो काम करने में मजा आता। वो एक अलग विषय है, वो कितना उस चीज को कटाक्ष की तरह कह रहे थे, कितना वैसे कह रहे थे, ये मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन विपक्ष तो अच्छा चाहिए, देश की जनता चाहती है। अब क्या अच्छा विपक्ष दे पा रहा है? सवाल ये। राहुल गांधी जी का जहां तक सवाल है, राहुल गांधी जी के साथ में 2 सार्वभौमिक सत्य हैं। पहली बात तो ये कि उनकी रेटिंग
उनकी पार्टी की रेटिंग से नीचे ही चलती है, पार्टी की रेटिंग से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं चल पाती, जो नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है। नरेंद्र मोदी की पार्टी के वोट से ज्यादा नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता होती है। दूसरी चीज, 1:2 का रेशियो पार्टी में भी है और नेताओं की लीडरशिप में रेटिंग में भी है। जितने वोट कांग्रेस के लिए बोलते हैं लोग, उसके दोगुने वोट बीजेपी के लिए बोलते हैं। जितने लोग राहुल गांधी जी का नाम लेते हैं, उसके दोगुने लोग नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं। तो 1:2 का गैप बड़ा गैप है और इसको समझना पड़ेगा। चूंकि पैन इंडिया पार्टी कोई और है नहीं भाजपा के सामने, तो स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस के बगैर उस धुरी का आविष्कार या उस धुरी को समझना लगभग असंभव है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि जो कुछ भी सफलता कांग्रेस को लोकसभा में भी मिली, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा अखिलेश यादव का था, बहुत बड़ा हिस्सा स्टालिन साहब का था। ये जो जिन्होंने उनकी सीटों में दम भरा नंबर में, वो उतने ही महत्वपूर्ण नेता हैं। और अगर वो नेता ये कहते हैं या ये बोलते हैं, या प्रोफेसर रामगोपाल यादव ये कहते हैं कि कांग्रेस अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा पा रही है, या बाकी लोग टीएमसी का नाम, ममता बनर्जी का नाम लेते हैं लीड लेने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं उनकी हताशा है, उनका फ्रस्ट्रेशन है कि आप इस बात पे कब तक खुश हो सकते हो कि भाई हम नंबर 2 के लीडर हैं, ठीक है ना। अब भाई अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के नेता हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उनकी पार्टी ऑल इंडिया नहीं है, तो उनके नंबर उतने नहीं आएंगे। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की नेता है, तो स्वाभाविक सी बात है उनके नंबर अभी बाहर नहीं आएंगे। आप तो ऑल इंडिया पार्टी हो, और आप ऑल इंडिया पार्टी हो करके आपके नंबर मोदी के आधे हैं, तो इस बात पे आपको खुश होना चाहिए या हमको परेशान होना चाहिए? ये विपक्षी नेता जो पूछ रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये बात परेशान करेगी। तो चुनाव दिल्ली का यशवंत हो चुका है और अब बिहार का चुनाव होने वाला है। तो जो मूड ऑफ द नेशन अभी कह रहा है, अभी हालांकि चुनाव कम से कम 8 महीने दूर है, 8-9 महीने दूर है बिहार का विधानसभा चुनाव। और दर्शकों को ये भी मैं बता दूं कि ये जो मतदान हुआ है मूड ऑफ द नेशन में, जो सर्वे हुआ है, वो लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है। फिर भी यशवंत, जो इंडिया गठबंधन मतलब आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्ट, और उधर जेडीयू प्लस बीजेपी प्लस एलजेपी प्लस हम पार्टी, तो इन दोनों के बीच में जो वोटों का अंतर हम देख रहे हैं, हम अभी सीटों में नहीं जाना चाहते, वो लगभग 9-10% का अंतर है। और मेरे ख्याल से ये अंतर बढ़ गया है लोकसभा चुनाव के बाद से, और ये गैप बढ़ा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि विधानसभा चुनाव में भी बिहार में यही ट्रेंड बना रहेगा? मतलब क्या जेडीयू और बीजेपी दोबारा सरकार बना लेगी? मिलिंद, इसका सवाल का जवाब थोड़ा सा तिरछा है। मसलन जब हम दिल्ली के आंकड़ों के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो हम भी जानते हैं कि दिल्ली में 7-0, फिर 67-3, फिर 7-0, फिर 62-8, फिर 7-0, और अभी जाकर के जो नतीजे पलटे हैं वो पलटे हैं। लेकिन एक स्प्लिट वोट दिल्ली में और बाकी सभी राज्यों में हमको देखने को मिला है। तो इसका सहज उत्तर तो वैसे ये है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव पे अलग अलग होता है। लेकिन बिहार के केस में ऐसा नहीं है। बिहार शायद देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे अभी भी अंकगणित बीजगणित पे भारी पड़ता है। कारण उसका यह है कि नीतीश कुमार अपने थोड़े ही लेकिन डेडिकेटेड वोट के साथ में जिस तरफ गए उसने स्यूट किया, अंकगणित जिस तरफ गई उधर चला गया। और अंकगणित अभी कम से कम एज लॉन्ग एज बीजेपी के साथ में नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों बने हुए हैं, अंकगणित उनके साथ में है। अब ये ऐसी चीज है जिसका कोई बीजेपी के पास में उपाय नहीं है, विपक्ष के पास में भी उपाय नहीं है। नीतीश कुमार रिटायर होंगे कि नहीं होंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर केवल एक है, नीतीश कुमार मिलिंद उसी दिन रिटायर होंगे जिस दिन वो स्वयं रिटायर होना चाहेंगे। उसके पहले उनको फोर्स रिटायरमेंट कोई नहीं दिला सकता। पिछले विधानसभा चुनाव को याद कीजिए, जब चिराग पासवान का एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने तिरछे खाने किया था और जनता दल यूनाइटेड की सीटें जबरदस्त घट गई चिराग पासवान के, वो अपने आप को हनुमान बता रहे थे और उन्होंने लंका के बजाय अयोध्या में आग लगाई। मैं तो मजाक में ये भी कहता था। लेकिन बावजूद उसके नीतीश कुमार समाप्त हो गए क्या? सीटें कम होने के बाद में भी मुख्यमंत्री किसको बनाना पड़ा? बीजेपी को, नीतीश कुमार को ही बनाना पड़ा। और अभी क्या है कि पोस्ट नीतीश कुमार जब भी सिनेरियो होगा, क्योंकि देखिए जनता दल यूनाइटेड के पास में कोई संगठन नाम की चीज तो वैसी है नहीं, मतलब वैसे सोचे तो बीजेपी ये चाहेगी कि गुडविल नीतीश कुमार की उनके पास में ही रहे। जब भी नीतीश कुमार रिटायर हो तो वो गुडविल के वोट उनके पास में आए। इसीलिए वो तमाम चीजों के बावजूद भी ना तो नीतीश पे हमला करेंगे, ना अटैक करेंगे, ना उनको हटाएंगे, ना उनको हटाने की मंशा भी जाहिर करेंगे, जितना मुझे समझ में आता है।
क्योंकि उनको पता है हमारा संगठन है, हमें बिहार में भी 50 साल की राजनीति करनी है, तो नीतीश कुमार की राजनीति तो नहीं हो सकती ना उतनी लंबी। वो संयम के साथ में, पेशेंस के साथ में बैठे हैं कि नीतीश कुमार का रिटायरमेंट जब भी हो, अवश्यंभावी है, वो जिस दिन भी होंगे उसके बाद में उनके कुर्मी कोयरी वोट बैंक को एंटी लालू, एंटी मुस्लिम यादव वोट बैंक के उस पे हम हिंदू वोट के लेमे के खामे खेमे के अंदर हम बीजेपी के अंदर लेके आ पाए, इस नाते नीतीश कुमार को बनाए रखना उनके लिए जरूरी। ये बिल्कुल वैसा ही खेल है जैसा 15 साल विपक्ष में रहने के बावजूद भी और 10 साल सारी विपक्ष की भूमिका करने के बावजूद भी उड़ीसा में आपको याद होगा बीजेपी ने कभी भी व्यक्तिगत हमला नवीन बाबू पे नहीं बोला। प्रधानमंत्री ने उनको सराखों पे लगा के रखा, बावजूद इसके कि विपक्ष के नेता थे। वो कारण इसलिए था क्योंकि उनको पता था कि अगर उड़ीसा में जीतना है तो नवीन बाबू की इज्जत बना के हमको रखना होगा, इज्जत करके रखना होगा, तभी हम सक्सेसफुल होंगे। ठीक वैसी ही कुछ ना कुछ स्थिति आप कह सकते हैं कि नीतीश बाबू की इज्जत करना ये बीजेपी के पक्ष में है। नहीं तो मैं दर्शकों को ये समझा दूं, यशवंत ने जो बात कही है कि अंक गणित और बीज गणित, कि बिहार में पिछले 20 सालों से हमने ये देखा है कि 3 पार्टियां हैं, जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी। तो आरजेडी और बीजेपी 2 धुरियां हैं और नीतीश कुमार जिधर चले जाते हैं वो चुनाव जीत जाता है, मतलब 2-1 जहां भी होता है वो जीत जाता है। हमने 2005 में देखा, 2010 में देखा, 2015 में जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आ गए थे तो वहाँ जीत हो गई, और 20 में वापस वो जब चले गए तो वापस बीजेपी फायदे में रही, सरकार बना ली उसने, फिर बाद में पलटी मारी, वो एक अलग कहानी, उसमें अभी हम नहीं जाएंगे। लेकिन यशवंत, कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि जो जेडीयू और बीजेपी का पलड़ा भारी है। कुल मिला के हम ये कहेंगे कि इन दोनों का पलड़ा भारी है, उसमें चिराग पासवान का महत्वपूर्ण योगदान भी है, हम ये ना भूलें। मतलब ये अब केवल 2 की बात नहीं है, बेसिकली चिराग पासवान भी उतने ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। आपको याद होगा मिलिंद, मैंने एक बार आपसे कहा था कि चिराग पासवान शायद बीजेपी के अगले हिमंता बिस्व शर्मा होंगे जी। मैं अभी भी उस बात पे कायम हूँ। पोस्ट नीतीश सिनेरियो में बीजेपी के पास में वैसे भी पूरे भारत के लेवल पे कोई भी करिश्मेटिक दलित चेहरा नहीं है जी। ये बीजेपी का अपना लक्षण है। चिराग पासवान युवा हैं, दलित फेस हैं, बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण वोट बैंक को कंट्रोल करते हैं और वो उस वैक्यूम को भरते हैं जो बीजेपी को दिखाना और करना भी है। तो मुझे लगता है कि इसी कारण से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संघ परिवार का एक बड़ा हिस्सा वो नीतीश कुमार को साधने के बावजूद भी चिराग पासवान को हमेशा अपनी साइड में लगा के रखता है, छूटने नहीं देता। तो यशवंत, अभी तो वैसे चलते चलते पूछ लेता हूं मैं, हालांकि अभी तमिलनाडु और बंगाल का चुनाव अगले साल है और दूर है वो, लेकिन वहां पर क्या कोई परिवर्तन की गुंजाइश दिख रही है आपको? तमिलनाडु में तो नहीं दिख रही है, क्योंकि तमिलनाडु में स्टालिन साहब अपने वोट शेयर पे अभी तक बैठे हैं और विपक्ष बुरी तरह बटा हुआ है। मतलब वहां पे भाजपा एक्चुअली में लोकसभा चुनाव के इंटेंशन में एआईएडीएमके से ज्यादा मजबूत दिख रही है, लेकिन विधानसभा में उल्टा है। और कैप्टन विजय जो है, विजय साहब अपना तिरुपति विजय पूरा जो उनके बुलाते हैं, वो उन्होंने अपने हिसाब से एक एंट्री मार रखी। तो विपक्ष इतना बट रहा है कि डीएमके को अभी तात्कालिक कोई समस्या आएगी नहीं। बंगाल में ममता बनर्जी इत्मीनान से बैठी हैं, हालांकि उनके खिलाफ नीचे की इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा बढ़ रही है एमएलएस के खिलाफ, लेकिन जहां तक उनकी व्यक्तिगत स्वयं की पॉपुलैरिटी है उसके ऊपर जरा सा भी दब्बा नहीं लगा है। तो मुझे लगता है कि अभी जब तक वो चाहेंगी, अभी थोड़ा सा एक राउंड उनका और निकलेगा, ऐसी उम्मीद कह सकते हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बंगाल में भी अब राहुल गांधी के कम से कम समर्थक, राहुल गांधी तो नहीं कह रहे हैं, उनके जो सोशल मीडिया पर समर्थक है वो कह रहे हैं कि अब बंगाल में भी हराएंगे जैसे दिल्ली में हराया। अब बंगाल में भी हराएंगे जैसे दिल्ली में हराया है, मतलब अगर उसमें केवल बड़ी तादाद में मुस्लिम कैंडिडेट दे और मुसलमान वोट काटें और उसका इम्पैक्ट हो जाए तो अलग विषय है। लेकिन जैसा मैंने कहा, न तो मैं दिल्ली में उनको आपकी हार का कोई श्रेय मैं देता नहीं हूँ। मुझे लगता नहीं कि वो अरिथमेटिकली या बोलें एनालिसिस के लिए ठीक है, लेकिन कोई कांग्रेस के कारण आप हारी, ये मैं नहीं मानता हूँ। दीदी के लिए परेशानी का सबब बनेगा अगर वैसा कुछ होता है तो, लेकिन चुनाव रोचक होगा, चुनाव बड़ा होगा, देखना होगा। एक और आसाम भी है राज्य जो अगले साल चुनाव में जाएगा, और आसाम में तो हिमंता बिस्व शर्मा मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जितनी मजबूती के साथ में बैठे हैं, गौरव गोगोई ने कोशिश की है, अपनी सीट जीते हैं, ये बड़ी बात है, लेकिन हिमंता बिस्व शर्मा ने भी अपनी जो डिलिमिटेशन में कारीगरी की है वो कहीं ना कहीं उनको एक साम दाम दंड भेद हर तरीके से, और अपने चीफ मिनिस्टर की रैंकिंग में वो लगातार ऊपर बने हुए हैं। अगर आप ध्यान दें
जी। तो टॉप 5 में उनका नाम आ जाता है, तो ये बड़ी बात है। छोटे से स्टेट के आने के बाद में उनका नाम उसमें आ जाना काफ़ी क्रिटिकल है। और हिंदुत्व वोट के ऊपर राजनीति में भले ही वो कांग्रेस से गए हों भाजपा में, लेकिन जहाँ तक हिंदुत्व के मसले का सवाल है, योगी आदित्यनाथ से कम ट्रैक्शन उनको नहीं मिलता है। उनके बयान भी वैसे ही विवादित होते हैं, वो देते भी वैसे ही पोलराइजिंग स्टेटमेंट हैं। तो उस लिहाज से उन्होंने अपनी जगह पुख्ता कर ली है। बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे यशवंत देशमुख, सी वोटर के फाउंडर, और मूड ऑफ द नेशन जो ट्रैकर अभी इंडिया टुडे ने प्रकाशित किया है, उससे ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति में ज़बरदस्त वापसी कर ली है। विपक्ष और ख़ास करके कांग्रेस पार्टी को जो एक एडवांटेज मिलता दिख रहा था, वापसी की जो उम्मीद दिख रही थी, वो पिछले 6-7 महीनों में मध्यम पड़ गई है, बल्कि बुझने के तरफ बढ़ गई है। लेकिन राजनीति में या जीवन में कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती है। अभी देश में और भी चुनाव है, बिहार में भी, वहाँ पे भी हालांकि लगता है यशवंत को कि एनडीए को एक बढ़त है, लेकिन वो बात लोकसभा चुनाव को लेकर थी। विधानसभा चुनाव अभी भी 8-9 महीने दूर है।